Morning to everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning. ठीक है, तो मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था ना, वही थर्सडे को अपने डाउट्स भी आप पूछ सकते हो ना। थर्सडे के दिन प्रैक्टिस क्लास भी रहेगी, रोटेशनल मैकेनिक्स की प्रैक्टिस करेंगे हम इस बार, क्योंकि पिछली वीक में कंप्लीट नहीं हो पाया था, है ना। तो हमेशा सैटरडे संडे को ही थ्योरी आगे प्रोसीड होगी, 11th में भी और 12th में, है ना। जो थर्सडे वाली क्लास होगी वो प्रैक्टिस और बेसिकली डाउट्स वगैरह के लिए, है ना, कि कोई डाउट्स पे पूछ सकते हो, एज वेल एज आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे, है ना। बाद में मैं उसी थर्सडे वाली क्लास में ना 11th के कुछ चैप्टर भी स्टार्ट करूंगा, लाइक सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी, है ना, फिर से वो रिवाइज भी होगा, है ना। तो उसको भी आप अटेंड कर सकते हो। आई विल इन्फॉर्म कि जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे, राइट। तो ये आपका प्लस 12th थर्सडे वाली क्लास की आपकी रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। इसकी थर्सडे वाली क्लास की थर्सडे वाली क्लास की बेटा रिकॉर्डिंग कैसे करूँ उसमें? हाँ, भेज देता हूँ मैं। आई विल सेंड यू रिकॉर्डिंग थर्सडे क्लास। हाँ, प्रैक्टिस क्लास की रिकॉर्डिंग भेजना है तो मेरे पास, तो नॉर्मली उसमें कोई थ्योरी नहीं होता ना, तो ज्यादा पूछते मैं कई बार तो नहीं मिल सकता। सेंड यू, मैंने रिकॉर्ड किया था, सेंड यू, है ना। तो जैसे आपका 12th में भी ऐसे ही होगा कि भाई जो आपका सिलेबस होगा वो सैटरडे संडे को होगा 12th का, और थर्सडे के दिन 11th की रिवीजन एंड प्रैक्टिस है ना, जब तक आपका 11th स्ट्रांग नहीं है। 11th स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। 12th तो नेचुरली स्ट्रांग हो जाता है ना, कि 12th में इतनी दिक्कत नहीं। चलो आज जो हम पढ़ेंगे ना, विल स्टडी द साउंड वेव, है ना। थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया लेते हैं कि व्हाट इज द साउंड वेव, हाँ, कि साउंड के बारे में थोड़ा सा आइडिया। साउंड वेव, है तो ध्यान रखना, जो साउंड वेव होती है, साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल। जब भी मैं साउंड वेव की बात करूंगा तो साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, ये होती है साउंड वेव, है ना। लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग सोर्स, प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग सोर्स। कहीं भी कोई चीज अगर वाइब्रेट कर रही है तो वही साउंड वेव प्रोड्यूस करती है ना। लाइक हम बात करते हैं ट्यूनिंग फोर्क, है ना, कि ट्यूनिंग फोर्क जो होता है, इसका जो मेन पर्पस होता है, इट प्रोड्यूसेस साउंड ऑफ नॉन फ्रीक्वेंसी। ट्यूनिंग फोर्क का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है, इट प्रोड्यूसेस साउंड ऑफ नॉन फ्रीक्वेंसी, नॉन फ्रीक्वेंसी, है ना। तो जब भी किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का साउंड इमिट करना होता है तो उसके लिए हम ट्यूनिंग फॉर्क यूज करते हैं। इस तरह से ट्यूनिंग फॉर्क का स्ट्रक्चर होता है, हम जानते हैं, है ना। इसको वाइब्रेट करते हैं तो इससे आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है। जब इसको वाइब्रेट करेंगे तो ये क्या होगा, इसलिए आपकी साउंड प्रोड्यूस। तो सिंपल सी साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, मींस मीडियम की जरूरत पड़ती है इसके लिए। और कोई भी अगर सोर्स ऑफ वाइब्रेशन से ही सर नॉन फ्रीक्वेंसी से क्या जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये वाइब्रेशन वोकल कॉर्ड से, ये वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट करेगी तो उससे भी क्या प्रोड्यूस होगा, जैसे आपका साउंड प्रोड्यूस, राइट। तो ट्यूनिंग फॉर का मेन पर्पस यही है। तो ये साउंड वेव को आपने डिफाइन। अब एक चीज आती है कि साउंड वेव को का हम किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करें, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है, साउंड वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से कॉलम ले लेते हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है कि इस लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है तो मीडियम के पार्टिकल लॉन्गिट्यूडनली ऑसिलेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से कोई, आप इस तरह से कोई कॉलम ले, कोई सिलेंड्रिकल इस तरह से कॉलम, है ना, और इसमें एयर या कोई भी गैस फिल्ड, है ना। एयर इस तरह से क्या है, जैसे आपकी फिल्ड, है ना। तो प्रोसेस ऐसा होता है कि यहाँ पे आप कोई ऑसिलेटिंग सोर्स ले, मे भी कोई पिस्टन आप ले सकते हो या कोई ट्यूनिंग फॉर्क भी ले सकते थे, और ये पिस्टन आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है। इस तरह से पिस्टन क्या होगा, आगे पीछे ऑसिलेट करेगा तो साउंड प्रोड्यूस करेगा, है ना। और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर इसको ले सकता है ना। प्रोसेस वही होता है कि वाइब्रेटिंग सोर्स प्रोड्यूस करता है, तो वाइब्रेशन आगे ट्रेवल करता है, डिस्टर्बेंस, और जब ईयर को ये डिस्टर्बेंस स्ट्राइक करता है तो साउंड को सुनते हैं। तो इसमें क्या होगा ना, कि जैसे हम इसको करेंगे तो इसके जितने भी पार्टिकल होंगे ये इस तरह से ऑसिलेट करेंगे, है ना, कि पार्टिकल्स जो होंगे इसके क्या होंगे, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में क्या होंगे, ऑसिलेट, है ना, कि सारे पार्टिकल जो होंगे इस तरह से क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे।
और ये किसी v स्पीड से डिस्टर्बेंस आगे जाएगा, है ना, कि v स्पीड से डिस्टर्बेंस आगे की ओर क्या करेगा, सकते आपका ट्रैवल पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट करते हुए डिस्टर्बेंस जैसे कहीं पहुंचेगा तो पार्टिकल को ये लॉन्गिट्यूडनली ऑसिलेट होगा, मतलब पार्टिकल अंडर ऑसिलेशन होगा, है ना। और जब पार्टिकल अंडर ऑसिलेशंस होंगे तो ये प्रेशर एंड डेंसिटी में वेरिएशन होगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि जब भी हम साउंड लिखेंगे कि हाँ, the sound is a longitudinal wave created by the vibrating source. As the sound wave travel through the air, है ना, element of air vibrates, है ना, इस सिंपल सा हम बोल सकते हैं, यहाँ पे एक वर्ड ऑफ और लिख दो, as the sound wave travel, element of air vibrate, या oscillate and produces variation in pressure and density. Variation in pressure and density. है ना, कि भाई as the sound wave travel, element of air vibrate, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, जैसे आपका वेरिएशन इन प्रेशर एंड डेंसिटी। जैसे साउंड वेव ट्रैवल करेगा, इसमें जो एयर होगी इसमें वेरिएशन इन प्रेशर या डेंसिटी, प्रेशर में वेरिएशन होगा एज वेल एज डेंसिटी में भी क्या होगा, जैसे कि आपका वेरिएशन, है ना। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है। अब एक चीज है कि साउंड वेव की इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, जैसे जनरल वेव की इक्वेशन तो हम लिखते थे कि भाई जनरल वेव की कोई इक्वेशन जो होती थी वो आपकी होती थी जैसे कि आपकी y इक्वल टू, है ना, a sin kx माइनस ओमेगा, है ना। तो साउंड वेव की इक्वेशन को हम किस तरह से लिखते हैं, तो इसमें भी वैसे लिखते हैं, बस थोड़ा सा टर्म चेंज कर देंगे। मैं बोलूंगा कि भाई मैंने क्या किया, ऑरिजिन से किसी एक्स डिस्टेंस पे आपने कोई एलिमेंट आइडेंटिफाई किया, एक्सपोजिशन ऑफ द एलिमेंट होगी, पार्टिकल होगी, और ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है ना, कि एक्स पोजीशन पे कोई पार्टिकल है जो कि पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो जब ये ऑसिलेट करेगा तो किसी स्टैंड में इसका और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट एस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना कि वैसे तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ से एस हो गया ऐसे, है ना, कि जो वही था वाई हम यूज नहीं कर सकते ना क्योंकि ट्रांसवर्स थी लॉन्गिट्यूडनल है। तो जब वेव के अलोंग ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसमें एस से शो कर दिया, और एस की जो मैक्सिमम वैल्यू थी कि भाई वही इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। एस की मैक्सिमम वैल्यू मैंने कितनी ले ली, जैसे कि आपकी एस, है ना, एस की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जैसे कि आपकी एस नॉट। और इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, भाई साउंड वेव की जो इक्वेशन होगी वो एस इक्वल टू हो सकती है एस नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, है ना। और ये जो साउंड वेव की इक्वेशन है ये डिस्प्लेसमेंट फॉर्म की, है ना, कि ये साउंड वेव की इक्वेशन जो है किस फॉर्म में, जैसे कि आपके डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में, हाँ, कि एस किस स्टैंड में इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, उसका एम्पलीट्यूड एस नॉट है, तो ये साउंड वेव की इक्वेशन। यूजुअली हम करते क्या है, वैसे चूज तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम कॉस वाला फॉर्म ले लेते हैं। कॉस फॉर्म मतलब उसके इनिशियल फेज पाई बाय 2 हो जाएगा, चाहे आप साइन ले लो चाहे कॉस ले लो, फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, एस इक्वल टू एस नॉट cos kx minus omega t. Okay, this is the displacement form of the equation of the sound wave. Equation of sound wave का ये कौन सा फॉर्म है, बेसिकली आपका डिस्प्लेसमेंट फॉर्म। लेकिन अभी आपने पढ़ा कि जब ये साउंड वेव ट्रैवल करेगी तो प्रेशर का भी वेरिएशन है ना, कि हर जगह प्रेशर यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, कि नॉर्मल केस में जब साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर रही है तो इसके अंदर प्रेशर एटमॉस्फेरिक है ना, लेकिन जब साउंड वेव इसके अंदर ट्रैवल करेगी तो हर जगह प्रेशर अलग है ना। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन तो ये आ गया, ऐसे ही आपको वेरिएशन ऑफ प्रेशर का फंक्शन निकालना, भाई जो प्रेशर में वेरिएशन हो रहा है उसका फंक्शन कैसा हो। तो यहाँ पे लिखेंगे वेरिएशन ऑफ, राइट, प्रेशर फंक्शन, प्रेशर फंक्शन, जो वेरिएशन इन प्रेशर हो रहा है उसका फंक्शन आपको निकालना, इसमें जो प्रेशर में वेरिएशन होगा उसका फंक्शन किस तरह से होगा, तो हम निकाल सकते हैं कि भाई आप क्या करोगे कि यहाँ से एक आपने इस तरह से कॉलम को ले लिया, है ना, और यहाँ पे आपने क्या किया, ये इसकी मेन पोजीशन थी, और मेन पोजीशन से यहाँ पे आपने कोई इस तरह से एलिमेंट लिया, भाई एयर का एलिमेंट आपने ले लिया कोई, बेसिकली आपका डेल्टा एक्स, है ना, कि डेल्टा एक्स आपने एयर का एलिमेंट ले लिया किसी भी एक्स पे, किसी भी एक्स पे यहाँ पे आपने एक एलिमेंट कितना ले लिया एयर का, बेसिकली आपका डेल्टा एक्स। मैं निकालना चाहता हूँ उसमें प्रेशर वेरिएशन कैसा होगा, तो प्रेशर वेरिएशन एक्चुअली में कंप्रेशन की वजह से होता है,
कि भाई कहीं पे पार्टिकल्स कन्वर्ज होंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, कहीं पे पार्टिकल डाइवर्ज होंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम, है ना। तो मान लो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे कंप्रेशन हो, तो भाई ये चीज जो हो रही है कंप्रेस हो रही है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट में कुछ चेंज इन विड्थ हो रहा है। कि मैं ऐसा बोलता हूँ कि इस कॉलम का क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज आपने एस ले, है ना, या ए ले लो क्रॉस सेक्शनल एरिया अपनी पर्पस, क्योंकि वो तो बाद में कैंसिल हो जाएगा। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया, इसलिए आपको ए हो, है ना। और आपने बोला ओरिजिनल विड्थ की डेल्टा एस, एक टर्म हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे डेल्टा एस। डेल्टा एस हो जाएगा चेंज इन विड्थ, चेंज इन विड्थ, है ना। भाई अगर ये कंप्रेशन हो रहा है उसकी विड्थ कम होगी, अगर एयर फ्रिक्शन होता तो विड्थ बढ़ती, तो उसमें चेंज इन विड्थ को आपने क्या लिया, डेल्टा एस, राइट। तो इसी से हम सॉल्व कर लेंगे कि भाई जब ये चेंज इन विड्थ का डेल्टा एस हो रहा है मतलब इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा, है ना। तो प्रेशर में इंक्रीज हम कैसे निकालेंगे, आपको पता है, आपने एक टर्म डिफाइन किया था बल्क मॉडुलस, है ना, कि आपने एक टर्म डिफाइन किया था बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस यही तो करता था कि वॉल्यूम चेंज और प्रेशर चेंज को रिलेट करता था। जब भी मैं बल्क मॉडुलस को डिफाइन करता तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू यही तो होती थी, माइनस डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा वी बाय वी। मींस जो बल्क मॉडुलस की वैल्यू होगी, है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी v इंटू डेल्टा पी बाई डेल्टा, है ना, कि v इंटू डेल्टा पी बाई क्या हो जाएगा, कि आपका डेल्टा वी होगा, है ना। भाई बल्क मॉडुलस जब आप डिफाइन करोगे तो v इंटू डेल्टा पी बाई क्या हो जाएगा, कि आपका डेल्टा वी, है ना। तो और थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखो कि जो चेंज इन प्रेशर अगर मुझे निकालना है तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो डेल्टा पी तो मुझे निकालना है कितना होगा इस पूरे प्रोसेस में, व्हाट इज द चेंज इन प्रेशर। तो यहाँ से आप देखो ओरिजिनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम लिखूं या इसको आप इस तरह से लिख दो, जो चेंज इन प्रेशर होगा, है ना। ये सब डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, कल ही मैंने आपसे बोला कि इसमें मेनली थ्योरी ज्यादा होती है ना, कि वेव में ज्यादातर चीजें जो होती है थ्योरेटिकल ज्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर मैं चेंज इन प्रेशर निकालना चाहता हूँ, व्हाट इज द चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, वह इस पूरे प्रोसेस में प्रेशर में कितना चेंज होगा, डेल्टा पी, है ना। तो डेल्टा पी की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस बीटा इंटू डेल्टा वी बाई, दिस इज द चेंज इन प्रेशर, है ना, कि माइनस ऑफ डेल्टा वी इंटू क्या हो गया सकते आपका वी, यहाँ से आपका आ गया माइनस बीटा, है ना। डेल्टा वी जो हो जाएगा ए इंटू डेल्टा एस हो जाएगा, और वी जो हो जाएगा वो ए इंटू डेल्टा एक्स, यहाँ से ए कैंसिल, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, चेंज इन विड्थ होगा, एरिया इंटू चेंज इन विड्थ से चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम सीमेंट का क्या होगा, एरिया इंटू एक्चुअल विड्थ। तो यहाँ से अल्टीमेटली चेंज इन प्रेशर आ, ये जो वेरिएशन इन प्रेशर डेल्टा पी होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस बीटा इंटू डेल्टा एस बाई डेल्टा, है ना, माइनस बीटा इंटू क्या हो जाएगा कि आपका डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब आपको पता है डेल्टा एस इंटू डेल्टा एक्स को निकाल सकते हैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके। अभी आपने पढ़ा है कि एस की जो वैल्यू होती है वो होती है जैसे कि आपकी एस नॉट कॉस आपने चूज किया कि एक्स माइनस ओमेगा, इसी को डिफरेंशिएट कर दो पार्शियली आप एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जैसे हम करेंगे तो के एस नॉट बाहर आ जाएगा और कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, कि एक्स माइनस ओमेगा, एक माइनस साइन आ जाएगा, हाँ। यहाँ पे क्या लेगा जैसे आपका एक माइनस साइन यहाँ पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो जो चेंज इन प्रेशर होगा उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी बीटा के एस नॉट इंटू साइन के एक्स माइनस, हाँ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि भाई जब भी साउंड वेव किसी कॉलम में इस तरह से ट्रेवल करेगी तो पूरी जगह पे प्रेशर में क्या होगा, जैसे कि आपके वेरिएशन हो, है ना, कि भाई प्रेशर हर जगह पे यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, बल्कि यहाँ पे क्या होगा जैसे कि आपका प्रेशर में वेरिएशंस हो, है ना, किस तरह से प्रेशर में वेरिएशंस होंगे और उसका फंक्शन आप निकाल लो। अगर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन कॉस है तो जो प्रेशर में वेरिएशन का फंक्शन जो है वो साइन के फॉर्म में, मतलब दोनों में फेज डिफरेंस पाई बाय 2, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा, उससे आपका मिनिमम होगा। तो इसी को हम बोलते हैं प्रेशर फॉर्म। भाई साउंड वेव की इक्वेशन के दोनों फॉर्म हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट फॉर्म भी हो सकता है, प्रेशर फॉर्म। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट फॉर्म हो गया, ये कौन सा फॉर्म हो गया, जैसे आपका प्रेशर फॉर्म। तो आपको पता है कि जो बीटा की एस नॉट है ये डेल्टा पी की मैक्सिमम वैल्यू, डेल्टा पी नॉट, है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर चेंज होता है, जब ये चीज 1 होगी तो डेल्टा पी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली आपकी डेल्टा पी की मैक्सिमम है, इसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ द प्रेशर। जैसे एस की मैक्सिमम वैल्यू एस नॉट है, डेल्टा पी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बीटा के एस नॉट, बीटा बल्क मॉडुलस
कि एंगुलर वेव नंबर और एस नॉट डिस्प्लेसमेंट का जितना से वो राइटवर्ड मैक्सिमम जाएगा पार्टिकल ऑस्पिरेशन में, इसी को कई बार फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो चेंज इन प्रेशर का जो फंक्शन होगा वो डेल्टा पी इक्वल टू हो जाएगा सर आपका डेल्टा पी इनटू साइन के एक्स माइनस ओमेगा, ये आपका है ना। तो ये आपका जस्ट आपने प्रेशर का फंक्शन फाइंड करना है ना, ये आप इसको पहले लिख लो, फिर मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैंने कॉस चूज कर लिया है ना, कॉस अपने आप नहीं आया है, आई हैव चूज, मैंने साइन भी चूज कर सकता, साइन में चूज करता तो प्रेशर वाला इक्वेशन कॉस में आ जाता, मैंने यहाँ पे कॉस चूज किया तो प्रेशर वाला इक्वेशन साइन में है ना, तो जस्ट आई हैव चूज, जस्ट मतलब कोई भी रैंडम चूज किया है, कोई इसमें पहले कोई लॉजिक नहीं, आप दोनों ले सकते, इस फॉर्म में लेंगे तो फेस कांस्टेंट की वैल्यू 0 होगी, जब इस फॉर्म में लेंगे तो फेस कांस्टेंट पाई बाई, तो आप कोई भी फॉर्म चूज कर सकते हो साइन या कॉस, जस्ट रैंडम सिलेक्शन। पर्पस वही है कि मैं जो प्रेशर वाला टर्म था ना तो उसको पॉजिटिव में लाना, कॉस अगर होगा तो पॉजिटिव, तो उसको समझना थोड़ा सा आसान है ना, कि पर्पस सिंपल सा वही, और कोई लॉजिक नहीं है, आप साइन ले सकते हो, साइन लेते हैं तो फिर प्रेशर में जो चेंज होता है वो कॉस में जाता है ना, ये आप करेंगे। ठीक है, तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, है ना, तो जस्ट अपने प्रेशर का फंक्शन। अब मैं थोड़ा सा और अच्छे से इसको डायग्राम को बना देता है ना, सारे ग्राफ हम बना दें भाई, जो भी आपने फंक्शन डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग प्रेशर वेव का हम ग्राफ यहाँ पे शो कर, है ना, कि प्रेशर वेव का हम क्या कर लेंगे, जैसे कि आपका ग्राफ शो कर, मैं ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, पहले तो मैं कॉलम बना लेता हूँ यहाँ पे, इस तरह से कोई कॉलम है तो इसमें साउंड वेव हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में पिक्चर है ना, तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर मैं एस का ग्राफ बनाऊं वर्सेस एक्स, इसके अलावा भाई पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का एक्स के साथ ग्राफ किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बनाऊंगा, ऑफ कोर्स एस वर्सेस एक्स, हाँ भाई इसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का एक्स के साथ जो ग्राफ, मतलब वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपने इसका ग्राफ बनाया, तो आपको पता है एस का जो ग्राफ है वो कॉस का ले लोगे आप, है ना, एस का ग्राफ जो आएगा वो क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका कॉस आ जाएगा, तो जो कॉस का ग्राफ होगा वो एस का आपका इस तरह से, ये आपका कॉस का ग्राफ है ना, ये एस का एक्स के साथ ग्राफ ऐसा हो जाएगा क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपने कॉस चूज किया है ना, तो अब इस बार ये चीज एस नॉट हो जाएगी, है ना, और यहीं पे हम वेवलेंथ डिफाइन कर लेंगे, वेवलेंथ क्या होगी, एक साइकिल की लेंथ ही वेवलेंथ, ये जो टर्म होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ, है ना, ये एस नॉट वर्सेस एक्स का आपने ग्राफ हुआ, है ना, ये अपना लिया। अब इसके बाद मैं बनाता हूँ कि इस कॉलम में अगर हर जगह पे प्रेशर अलग अलग, तो प्रेशर वर्सेस एक्स का ग्राफ कैसे, है ना, कि प्रेशर वर्सेस एक्स का ग्राफ, भाई प्रेशर का एक्स के साथ ग्राफ कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्रेशर नहीं है बल्कि चेंज इन प्रेशर, आप प्रेशर का एक्स के साथ ग्राफ प्लॉट करते हो तो मैं क्या करता हूँ कि जो नॉर्मल प्रेशर होगा इसके अंदर उसको ये रेफरेंस लाइन से शो कर देता हूँ, भाई ये जो लाइन है किसको शो कर रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, अगर कोई वाइब्रेशन वगैरह नहीं हो रहा है इसमें, कोई साउंड वेव नहीं है, तो यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेयर की तो होगा, यूनिफॉर्म होगा, और वो प्रेशर जो होगा वो पी नॉट हो जाएगा, लेकिन आपको पता है जब साउंड वेव ट्रेवल करती है तो ये प्रेशर का वेरिएशन, तो अगर मैं यहाँ पे प्रेशर का वेरिएशन देखो तो वो साइन का फंक्शन हो जाएगा, तो मतलब ये अगर कॉस का ग्राफ है तो ये ग्राफ जो होगा वो साइन का, थोड़ा सा लाइन मिला के, है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, वैसे इस तरह से आप लाइन मिलाओ, क्योंकि एक पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है, तो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहां पे चेंज इन प्रेशर 0 हो जाएगा, कि प्रेशर में कोई चेंज नहीं, जितना एटमॉस्फेयर प्रेशर है तो एटमॉस्फेयर पे जाएगा, ये ग्राफ आपका इस तरह से हो जाएगा, है ना, जस्ट आपने बस इतनी काफी आपका, ये साइन का ग्राफ हो गया, तो ये दोनों में फेज डिफरेंस पाई बाय, तो जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है
वहां पे चेंज इन प्रेशर जीरो, और जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है वहां पे चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम। ये तो पी नॉट है, तो यहाँ का जो प्रेशर होगा वो हम लिख लेंगे पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट, है ना, मतलब प्रेशर की वैल्यू पी नॉट से डेल्टा पी नॉट से ज्यादा होगी। और इस पॉइंट अगर मैं प्रेशर देखूं इस जगह का, तो इस जगह का प्रेशर जो हो जाएगा पी नॉट माइनस डेल्टा पी नॉट। भाई नॉर्मल प्रेशर अगर पी नॉट था, तो इस पॉइंट पे प्रेशर जो होगा सबसे ज्यादा है, चेंज इन प्रेशर, तो पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे मिनिमम प्रेशर हो जाएगा। तो यही होता है एक्चुअली में, जहां पे प्रेशर सबसे ज्यादा होता है वहां वाला जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तो इसको हम बोलते हैं जैसे कि आपका यहाँ पे कंप्रेशन, है ना। और जहां पे प्रेशर कम है उसको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन, मतलब यहाँ पे पार्टिकल जो हो रहे होंगे डाइवर्ज। ये हो गया कंप्रेशन, एंड दूसरा क्या हो गया जैसे कि आपका रेयर, है कि कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। और इसी तरह से साउंड वेव ट्रेवल करेगी कि कंप्रेशन आया, रेयर फ्रैक्शन आया, अगेन फिर से कंप्रेशन आ जाए, और फिर से रेयर फ्रैक्शन आए। तो जब साउंड वेव किसी रीजन में ट्रेवल करती है तो किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, कंप्रेशन एंड रेयर, है ना। जैसे आपने यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो कंप्रेशन पल्स और रेयर फ्रैक्शन पल्स के फॉर्म में आगे ट्रेवल, है ना, यही से हम जानते हैं, है ना, कि भाई कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन पल्स के फॉर्म में ये ट्रेवल करे। और यहाँ से डेल्टा पी नॉट की वैल्यू हम जानते हैं, डेल्टा पी नॉट की जो वैल्यू होगी वो बीटा के एस नॉट, कि भाई चेंज इन प्रेशर का जो एम्पलीट्यूड होगा वो बीटा के एस नॉट के इक्वल। तो ये थोड़ा सा डायग्राम है कि किस तरह से मैंने सारी चीजों को प्लॉट किया, है ना। तो इस तरह से रीजन में साउंड वेव क्या करती है, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन फॉर्म में ट्रेवल। ठीक है, ये हम कर सकते हैं इस तरह से। ये हमने कर लिया। तो इसके बाद हम आते हैं, जैसे ये तो आपने साउंड वेव का बेसिक फंक्शन वगैरह बना लिया, भाई साउंड वेव की इक्वेशन कैसे होगी और कैसे वो कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में साउंड वेव किसी रीजन में ट्रेवल करती है ना, क्योंकि आपका ईयर ड्रम भी जो है ना प्रेशर वेरिएशन को ही सेंस करता है ना, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो प्रेशर वेरिएशन को ही सेंस करती है। प्रेशर वेरिएशन से फिर वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होके ब्रेन को बेसिकली उसको रिकॉग्नाइज करता है ना, तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये जस्ट आपने कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन की बात की। इसके बाद हम आते हैं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, है ना, कि भाई साउंड वेव की वेलोसिटी क्या है, स्पीड ऑफ साउंड वेव क्या, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। तो देखो साउंड वेव की जनरल अगर फॉर्मूला लिखा जाए तो साउंड वेव की वेलोसिटी तो ये हो जाएगी v इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, या v इक्वल टू ओमेगा बाई के। जनरल वेव की जो फॉर्मूला होता है वो साउंड वेव में यूज होता है, इसमें लैम्डा वेवलेंथ हो जाएगा या फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, प्रॉपर्टी ऑफ वाइब्रेटिंग सोर्स। भाई सोर्स की वाइब्रेटिंग सोर्स की क्या होगी, ये लैम्डा फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी होगी। तो अलग मीडियम चेंज होगा तो वी और लैम्डा चेंज हो सकता है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम। फ्रीक्वेंसी तो जो वाइब्रेटिंग सोर्स है वो डिसाइड करता है, जैसे आपका वोकल कॉर्ड डिसाइड करता है किस फ्रीक्वेंसी का साउंड इमिट,
है ना। बाद में अलग अलग मीडियम में इसकी स्पीड चेंज हो सकती है ना, लेकिन फ्रीक्वेंसी मीडियम से क्या रहती है, इंडिपेंडेंट। तो ये जनरल फॉर्मूला है। इसके स्पेशल जो फॉर्मूला होता है, जैसे आपने v/t/u निकाला, इसका जो स्पेशल फॉर्मूला होता है, ये दो तरह के हम बात करते हैं भाई। साउंड वेव की वेलोसिटी इन सॉलिड मीडियम, भाई किसी सॉलिड मीडियम में साउंड वेव की वेलोसिटी क्या है, हाँ, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव इन सॉलिड मीडियम। तो इसका जस्ट एक फॉर्मूला, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको होता है अंडर रूट ऑफ y अपॉन रो। y इज द यंग्स मॉडुलस एंड रो इज डेंसिटी। रो इसमें क्या होती है, जैसे कि आपकी डेंसिटी यहाँ पर, तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y बाई रो हो जाएगा। y इसमें यंग्स मॉडुलस हो जाएगा और रो क्या हो जाएगा, जैसे कि आपकी डेंसिटी इज सॉलिड मीडियम इन फ्लूइड। फ्लूइड मतलब लिक्विड एंड एयर, लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस दोनों में जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको पता है कि यंग्स मॉडुलस तो सॉलिड के लिए डिफाइन होता है, लिक्विड और गैस में यंग्स मॉडुलस बल्क मॉडुलस भी चाहिए। तो v इक्वल टू हम यहाँ पे बल्क मॉडुलस बीटा पे, है ना। तो ये मेन फॉर्मूला है, यंग्स मॉडुलस बाय डेंसिटी, सॉलिड मीडियम में साउंड वेव की वेलोसिटी एंड v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बीटा बाय रो किसी लिक्विड में, लिक्विड या गैस। तो सबसे ज्यादा आपको होता है वेलोसिटी ऑफ द साउंड, साउंड वेव में होता है, सॉलिड में होता है, फिर आपका लिक्विड आता है, फिर गैस सबसे कम होता है, लाइट से उल्टा होता है ना। सबसे ज्यादा जो स्पीड होगी इसकी वो सॉलिड मीडियम में, है ना, साउंड वेव की वेलोसिटी, क्योंकि उसके यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता है। हाँ, तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, जैसे कि आपका डिफाइन, है ना। तो ये जस्ट आपने बोला कि किसी भी लिक्विड या गैस में साउंड वेव की वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ बीटा बाय रो। यहाँ पे थोड़ी सी एक कंट्रोवर्सी है कि नॉर्मली इस फर्दर फॉर्मूले को जब हम सॉल्व करते हैं कि भाई हम एक ऐसा फॉर्मूला जान चाहते हैं जिसमें कि टेम्परेचर वगैरह अगर आपको पता है और मीडियम का नेचर पता है, तो साउंड वेव की हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इसके दो फॉर्मूले हैं। एक तो पहला जो फॉर्मूला होता है उसको हम बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। जो पहला फॉर्मूला होता है वी कॉल इट एज ए न्यूटन्स फॉर्मूला। इस साउंड वेव की वेलोसिटी का हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला, है ना। कि सबसे पहले जो चीज आप डिस्कस करते हो यहाँ पे, वी डिस्कस द न्यूटन्स फॉर्मूला। तो जो न्यूटन्स फॉर्मूला होता है इसके अकॉर्डिंग की होता है आपका, वी कैन टॉक अबाउट द न्यूटन्स फॉर्मूला। जो न्यूटन्स फॉर्मूला होता है इसके अकॉर्डिंग साउंड वेव का जो प्रोपगेशन है, न्यूटन्स ने ऐसा माना कि साउंड वेव का प्रोपगेशन जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, हाँ, कि भाई न्यूटन्स के अकॉर्डिंग ये उसकी मेन थिंकिंग थी कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव, right, is an isothermal process. Isothermal process. ये साउंड वेव का प्रोपगेशन है वो प्रोसेस कैसा है, जैसे कि आपका आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस का टेम्परेचर क्या रहता है, जैसे कि आपका कांस्टेंट, है ना। तो जब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा तो आपको पता है कि जो बल्क मॉडुलस को हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि जो बल्क मॉडुलस की वैल्यू होती है वो होती है माइनस v इंटू dp बाई dt, है ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए dp बाई dt हम जानते हैं, हाँ, ये तो एक्चुअल वॉल्यूम हो गया, सॉरी, हाँ, ये एक्चुअल वॉल्यूम हो गया v इंटू dp बाई dt। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो dp बाई dv की वैल्यू होती है ना, ये आपका हो जाएगा p बाई v माइनस, ये आपने पढ़ा हुआ है, हाँ, भाई आइसोथर्मल प्रोसेस में माइनस p बाई v होता है, आपने डिफरेंशिएट करके निकाला था, उसको आप यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ से बल्क मॉडुलस की वैल्यू जो हो जाएगी वो p के इक्वल। अगर कोई एक्सटर्नल प्रोसेस है तो उसमें बल्क मॉडुलस जो होगा वो प्रेशर के इक्वल, वहां पे पुट कर देते हैं। तो v इक्वल टू आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ प्रेशर बाय डेंसिटी, और प्रेशर बाय डेंसिटी का रेशियो जो होता है वो RT बाय m हो जाएगा, गैस लॉस, एकदम सिंपल चीज है। जो ये मेन फॉर्मूला आपने बीटा बीटा बाय रो लिख दिया, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बीटा की वैल्यू प्रेशर के इक्वल होती है, बल्क मॉडुलस, वो आपने पुट करके अल्टरनेट RT बाय m निकाला। और आपने क्या किया ना कि एयर में अगर इसकी स्पीड इस फॉर्मूले से मैं निकालूं, गैस कांस्टेंट की वैल्यू पता होती है, टेम्परेचर आप रूम टेम्परेचर ले लो और मोलर मास गैस का ले लेते हैं, मिक्सचर जिसका बना हुआ हो,
तो ये जो वैल्यू आती है ना ये सही नहीं आती, अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगी 228 मीटर पर, है ना। लेकिन हम जानते हैं ये सही नहीं है। एक्सपेरिमेंटली किसी भी छोटे से भी एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है कि एयर में जो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव होती है वो 332 मीटर पर सेकंड, मतलब कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला सही नहीं है, हाँ, दिस इज ए रॉन्ग है, रॉन्ग फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपका सही नहीं है ना, क्योंकि इससे जो हम कैलकुलेट करके ला रहे हैं 228 मीटर पर सेकंड, जो कि एक्सपेरिमेंटली जो वेरीफाई होता है उससे बहुत कम है ना। तो यहीं पे इस फॉर्मूले में एक करेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं लैपलास करेक्शन, है ना। तो यहीं पे एक करेक्शन आएगा, दैट करेक्शन इज नोन एज ए लैपलास करेक्शन। लैपलास ने जस्ट इस फॉर्मूले को थोड़ा सा करेक्ट किया, में जो थोड़ी सी शॉर्टकमिंग्स थी उसको उसने करेक्ट, वी कॉल इट एज ए लैपलास करेक्शन। तो लैपलास ने जस्ट ये बोला कि नहीं ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं होता है, ये प्रोसेस एडियाबैटिक है ना। लैपलास करेक्शन के अकॉर्डिंग ये था कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, साउंड वेव इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, ये प्रोसेस जो आइसोथर्मल नहीं होगा बल्कि एक एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस में हम जानते हैं भाई सेम फॉर्मूले से अगर हम लिखना चाहें बीटा इक्वल टू माइनस बी इंटू डी बाई डी, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो डी बाई डी होता है ना, ये गामा माइनस गामा टाइम्स ऑफ पी बाई, यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ से जो बल्क मॉडुलस की वैल्यू आएगी वो सिंपल प्रेशर के इक्वल नहीं आएगी, गामा पी के इक्वल आएगी। यहाँ से बल्क मॉडुलस की वैल्यू जो आएगी वो गामा टाइम्स ऑफ, ये कई बार याद रखना है एक्सटर्नल प्रोसेस में बल्क मॉडुलस प्रेशर के इक्वल होता है, इसमें गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर। और उसके बाद आप फर्दर लिखो कि जब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करूंगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव का जो फॉर्मूला आएगा वो आपका हो जाएगा गामा पी, और पी बाई रो आर टी बाई एम, वही चीज है कि आर टी बाई एम की जगह पे गामा मल्टीप्लाई, और गामा जो होगा वो पॉइजन रेशियो है ना, गामा जो होता है वो सीपी बाई सी डिपेंड करेगा गैस कैसे, वी कॉल एज ए पॉइजन। तो इसकी वैल्यू तो हमेशा 1 से ज्यादा ही होती है, जो कमी थी वो पूरी हो जाती है, इससे जब निकालते हैं तो ऑलमोस्ट सही है, 332 पॉइंट कुछ समथिंग होता है ऑलमोस्ट, है ना, जो कि एक्सपेरिमेंटली जो डाटा था उसके क्लोज है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव का आपको ये फॉर्मूला मेमोराइज करना, ये सही है, हाँ, दिस द करेक्ट, उसको यूज नहीं करना, जस्ट हम हिस्टोरिकली थोड़ा सा जानते हैं कि ऐसा भी फॉर्मूला एक था न्यूटन्स फॉर्मूला, उसको बाद में लैप्लास ने क्या किया था करेक्ट, है ना। तो गामा आरटी बाई एम, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव डिपेंड करेगी गामा के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, मोलर मास के ऊपर, है ना, प्रेशर से इंडिपेंडेंट है ना, क्योंकि पी बाई रो का रेशियो तो कांस्टेंट रहेगा, है ना। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव जो होती है ये प्रेशर से क्या होती है इंडिपेंडेंट, हम यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, है ना, क्योंकि प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो अगर रेशियो कांस्टेंट रहेगा तो पर्टिकुलर टाइम, तो ये टर्म हम इसमें यूज करते हैं, तो कई न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर भी यूज उसको लेते थे, है ना, तो इस तरह से इसको डिफाइन। ठीक है, ये आपको तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करें, तो ये आपको इस तरह से हम इसको डिफाइन।
ये आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है। इसके हम आ जाते हैं कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड वेव। जैसे आपने नॉर्मल वेव की इंटेंसिटी पढ़ी थी, वैसे हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव पढ़ते हैं, है ना। तो जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव होती है ना, कि भाई इंटेंसिटी ऑफ साउंड, है ना, कि वी कैन टॉक अबाउट इंटेंसिटी ऑफ साउंड, है ना। तो वही सेम फॉर्मूला यूज होता है, भाई किसी भी साउंड वेव की जो इंटेंसिटी होगी वो हो जाएगी हाफ रो वी, है ना, ओमेगा स्क्वायर इनटू एस नॉट स्क्वायर। वही चीज है, ए स्क्वायर की जगह पे एस नॉट स्क्वायर रख लीजिए, सेम वही फॉर्मूला, है ना, कि हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर इनटू क्या हो गया, एस नॉट स्क्वायर, है ना। लेकिन इसको थोड़ा सा पी नॉट के टर्म्स में भी लिखते हैं, कि अगर मैं इस चीज को पी नॉट के टर्म्स में चेंज करना चाहूँ, है ना, तो ये आपका हो जाएगा कि आपके इंटेंसिटी की वैल्यू डेल्टा पी नॉट स्क्वायर बाई 2 रो वी, है ना। वही डेल्टा पी नॉट की जगह पे हम पुट कर सकते हैं कि आपका बीटा के एक्स, है ना। ये जब बीटा की जगह पे हम ये पुट करेंगे तो सेम यही चीज है ना। मतलब दोनों फॉर्मूले से एक चीज आ गया कि जो इंटेंसिटी होती है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये होता है इंजीनियर, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो चाहे प्रेशर के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, है ना। तो इंटेंसिटी हमेशा, अगर बाकी टर्म कांस्टेंट है तो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये होता है साउंड वेव की इंटेंसिटी, है ना। तो जो ह्यूमन की हियरिंग रेंज होती है, एक तो फ्रीक्वेंसी आप जानती हो कि 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज तक होती है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, लेकिन इंटेंसिटी के टर्म्स में भी एक रेंज होती है ना। इंटेंसिटी के टर्म्स में अगर हम देखना चाहें कि भाई ह्यूमन का किस तरह से रेंज हम डिफाइन करेंगे, आप ध्यान रखना कि इंटेंसिटी के टर्म्स में ये जो रेंज होता है ना, एक इंटेंसिटी हम लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं आई नॉट। आई नॉट की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -12 वॉट पर मीटर, है ना। इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। भाई इससे कम अगर इंटेंसिटी का साउंड है तो आदमी को सुनाई नहीं, बहुत विस्पर से भी कम, है ना। इससे अगर कम इंटेंसिटी का साउंड है तो आदमी को सुनाई नहीं देगा। और एक होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, है ना, वो होती है जैसे कि आपकी 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, है ना। मतलब इससे ज्यादा इंटेंसिटी का साउंड सुनना पेनफुल, बहुत लाउड साउंड, है ना, लाइक कोई रॉक कंसर्ट वगैरह जो है उसमें साउंड लेवल इससे थोड़ा सा ही कम। तो ये आपको हो गया थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, ये हो गया थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। इसके बीच में जो भी साउंड वेव होगा वो कंफर्टेबल होगा, है ना। साउंड जो अगर होगी तो वो कंफर्टेबल। तो यहाँ पे जैसे ये तो मैंने इंटेंसिटी बोला है, एक टर्म हम डिफाइन करते हैं लाउडनेस, है ना। भाई कोई लाउड साउंड कितना लाउड है ना, लाउडनेस ऑफ साउंड, है ना। तो लाउडनेस ऑफ साउंड जो मेजर करते हैं उसके लिए हम एक पैरामीटर यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी लेवल। लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड बाय a parameter called intensity level। इंटेंसिटी लेवल, है ना भाई। वैसे तो इंटेंसिटी ये होती है, लेकिन जो लाउडनेस ऑफ साउंड को हम मेजर करते हैं पैरामीटर से करते हैं, उसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी लेवल। इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी लेवल अलग अलग है। इंटेंसिटी लेवल एक्चुअली कंपैरिजन होता है क्लॉक के टर्म्स में, है ना। तो जो इंटेंसिटी लेवल या लाउडनेस होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे इंटेंसिटी लेवल, तो इंटेंसिटी लेवल को भी बीटा से हम शो करते हैं। ये आपका होता है 10 log ऑफ आई बाई आई नॉट, ये फॉर्मूला होता है। बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कि आपका 10 log ऑफ आई बाई आई नॉट। आई नॉट आपको पता है यही चीज ले लेंगे, है ना। आई नॉट जो होगा वो रेफरेंस हो जाएगा 10 टू पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और आई जो होगा कोई भी ऐसा इंटेंसिटी जिसका कि आपको लेवल निकालना है ना, कोई भी अननोन इंटेंसिटी हो जाए, कुछ भी हो सकता है इन दोनों के बीच, है ना। इन दोनों के बीच में कोई भी हो सकता है, वो तो रेफरेंस है, उसके रिस्पेक्ट में कितना लाउड है वो मेजर, वो रेशियो से वो टाइम्स आ जाएगा, कितने टाइम्स मेजर, है ना। तो इंटेंसिटी लेवल की जो यूनिट होती है इसी को हम बोलते हैं डेसिबल।
इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डेसिबल या डी। हम बोलते हैं इतने डेसिबल का साउंड, तो वो इंटेंसिटी से ही आता है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक स्केल बनाऊँ इंटेंसिटी लेवल का, है ना, यहाँ पे अगर मैं एक स्केल बनाऊँ तो जस्ट मैं ऐसा बना सकता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई इंटेंसिटी है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो इसका इंटेंसिटी लेवल 0 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये 0 डेसिबल आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे जब पुट करोगे, बाई नॉट भी वही है, आई भी वही है, तो लॉग 1 आ जाएगा ना, लॉग 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर मैं थोड़ा सा साउंड की इंटेंसिटी बनाता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपका कि 10⁻⁻6 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये डेसिबल में कितना होगा, तुम फॉर्मूला से निकाल लेंगे। बीटा इक्वल टू हो जाएगा 10 लॉग ऑफ, है ना, 10⁻⁻6 बाई 10⁻⁻12, मींस बीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 60 डेसिबल। मतलब इसका जो साउंड का इंटेंसिटी लेवल होगा वो 60 डेसिबल। ऐसे अगर मैं मैक्सिमम ले लूं 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर, जो थ्रेशोल्ड ऑफ पेन है वो 120 डेसिबल, है ना। मतलब वही है कि जो स्केल बहुत बड़ा था ना, कि कन्वीनियंट उसमें चेंज है, 0 से लेकर 60 फिर 120 के बीच में डिवाइड, है ना। ह्यूमन की जो इसके बियॉन्ड साउंड पेनफुल होगा, इससे कम साउंड रहेंगे। बाकी हर साउंड के कुछ लाउडनेस का कुछ लेवल, उसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका इंटेंसिटी है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो इस फॉर्मूले के ऊपर भी बेस्ड होते हैं, है ना। इस फॉर्मूले से भी न्यूमेरिकल्स हम क्या करते हैं, जैसे कि आपका क्या करते हैं, ये होता है साउंड वेव के बारे में। लिख लो बस। ठीक है, ये हम कर सकते हैं, राइट। ये आप इसमें, चलो तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ बेस्ड ऑन द लास्ट 2 लेक्चर्स, तो उसको थोड़ा सा, और आज का भी लेक्चर, आज थर्ड लेक्चर आपका, तो उसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो अपने आप सारी चीजें आपको शेयर फ्री न्यूमेरिकल्स। Okay, you can go for this question. आराम सॉल्व करते जल्दी।
जो कल हमने डिस्कस किया था पावर का फॉर्मूला उसका बेस्ड है। सही आंसर कर दिया। एकाग्र ज्ञान सही है आपका आंसर। सही है आपका, काफी हद तक सही आंसर है। रमेश सही है आपका आंसर। ठीक है, सबके ऑलमोस्ट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में बता रहे हो, लेकिन सही बता रहे हो। सिद्धार्थ सही है आपका। पीयूष शाह एग्जैक्टली सही आंसर है, 49 मिली वॉट। सही बात है। निहाल रावत वो भी सही है आपका, मिली वॉट वॉट इसके अकॉर्डिंग आपने आपका आंसर सही है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका। है ना, बस इसमें तो सीधे फॉर्मूला यूज करना है, अभी तो आपने पढ़ा था कि भाई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो एवरेज पावर होता है इसकी वैल्यू होती है हाफ ऑफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर। बस आपको फॉर्मूला तो पता है। वी आपको दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड भी दिया हुआ है, ओमेगा हम निकाल लेंगे फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई होता है। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू 2 पाई है, ये ध्यान रखना। ये हर्ट्ज अगर है तो इससे निकालना पड़ेगा, और म्यू निकाल देंगे टेंशन से, क्योंकि वी इक्वल टू जो होता है रूट टी बाई म्यू होता है ना। तो यहाँ से आपके म्यू पी की वैल्यू होगी वो टी बाई वी स्क्वायर, है ना। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पुट कर दो, जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 49 मिली वॉट है ना, 49 मिली वॉट है इसके आंसर, है ना। वही 50 मिली वॉट भी लिख सकते हो, 49 मिली वॉट आंसर है ना। तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये कर सकते हैं। Okay, you can go for this question. Okay, अभी शो करता हूँ।
हाँ, एक थोड़ी मिस्टेक होती है, इसलिए 25/4 आंसर आता है। 25/4 आंसर इज नॉट करेक्ट। हाँ, एकाग्र आपका आंसर सही। जो दोबारा आपने भेजा है ना, 25/4 इज नॉट करेक्ट आंसर। थोड़ा सा एक ध्यान नहीं देते हैं तो आंसर है। इस क्वेश्चन का पर्पज ही वही है कि आपको थोड़ा ध्यान देना है। हाँ, सिद्धार्थ आपका आंसर सही। निहाल सही है आपका आंसर। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें कि भाई इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो हम जानते हैं कि क्या होता है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ रो वी ओमेगा स्क्वायर इनटू एच। तो देखो इसमें बोला है दोनों वेव का सेम मीडियम, दोनों वेव का मीडियम सेम है। वर्ड इंपॉर्टेंट, सेम मीडियम इज रो एंड वी विल बी सेम। सेम मीडियम की डेंसिटी भी सेम होगी और उसमें वेलोसिटी भी सेम, लेकिन दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी ओमेगा अलग अलग है ना। यहाँ से इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉट ओनली एम्पलीट्यूड स्क्वायर बल्कि ओमेगा स्क्वायर भी है। फ्रीक्वेंसी भी सेम होती तो फिर सिंपल एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के रखते, ये आप ध्यान दो। तो इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी I1/I2 अगर मैं निकालना चाहूँ, है ना, ये आपको हो जाएगा ओमेगा 1/ओमेगा होल स्क्वायर इनटू A1/A2। तो A1 और A2 का रेशियो तो मुझे पता ही है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का रेशियो भी पता है, क्योंकि जिस टाइम में वाईटी ग्राफ है, फर्स्ट वेव का 1 साइकिल कंप्लीट हो रहा है, इसमें सेकंड वेव का 2 साइकिल कंप्लीट।
मतलब सेकेंड वेव की जो फ्रिक्वेंसी है, अगर मैं ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का रेशियो निकालना चाहूँ तो 1:2। सेकेंड वेव की फ्रिक्वेंसी डबल फर्स्ट वेव, क्योंकि सेम टाइम में इसकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है तो उसकी 2 साइकिल, तो इसका अगर 1 हर्ट्ज होगा उसका 2 हर्ट्ज। यहाँ से वैल्यूज पुट कर दो, तो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर आ गया, और A1 और A2 जो 5/2। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो 25/16, 25/16। अगर इस चीज को आप नहीं लोगो तो 25/4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 25/16, ध्यान रखना आपने। तो सेम मीडियम है इसलिए रो एंड बी सेम लिया है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो डायग्राम से फ्रीक्वेंसी का आपने आइडिया लगा दिया। तो 25/16 इज द करेक्ट आंसर। हाँ सही है पीयूष शाह आपका आंसर। देख लो। वन बाय वन क्वेश्चन करते हैं, अपने आप सारी चीजें मिलेंगी। हाँ ये भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसिडेंट का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड का आपको बताना है।
ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना, क्योंकि ये तो बड़ा लंबा चौड़ा इसका आंसर है ना। तो मैं बता देता हूँ, देखो कुछ नहीं इसमें है, आप अपने आंसर से मैच भी कर लेना इससे। आपका इंसिडेंट वेव की इक्वेशन ये दी हुई है और इसमें इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू1 है उसका म्यू2 है, तो ये दिया हुआ है कि म्यू2 इज 4 टाइम्स ऑफ म्यू1, म्यू2 जो है वो 4 टाइम्स ऑफ क्या हो सके आपका म्यू1, तो इससे वेलोसिटी का रेशियो आ जाएगा। अगर इसमें वेलोसिटी v1 है उसमें वेलोसिटी v2 है, ये तो v1 ही होगी, है ना। तो वेलोसिटी जो होती है वो रूट टी बाई म्यू, टी तो सेम ही रहेगा, मतलब वेलोसिटी म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब इसमें वेव की वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो हम यहाँ से वेलोसिटी का रिलेशन लिख सकते हैं कि v1 की वैल्यू ट्वाइस ऑफ v2, है ना, कि भाई अगर v2 की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ v1 है तो रिवर्स रिलेशन हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो v1 की वैल्यू ट्वाइस ऑफ v2। और ये अगर रिलेशन आ गया है तो हम एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, ar की वैल्यू क्या होगी, कल आपने पढ़ा था ar की वैल्यू होती है ai into v2 minus v1 by v2 plus v, है ना, और v1 और v2 में रिलेशन, तो ai की वैल्यू तो इसने a1 बोला हुआ है ना, और इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका एक तो नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि v1 ज्यादा है, ये आपका माइनस a1 by 3 है ना। इसलिए देखो मैंने इसको उल्टा कर दिया, उल्टा जानबूझ के करते हैं ताकि इसके, क्योंकि इसका आंसर उल्टा छुपा नहीं, ये तो यार आ गया। ऐसे ही आपका आ जाएगा, एआर के बाद हम एटी निकाल लेंगे, ट्रांसमिटेड का क्या होगा, तो ट्रांसमिटेड होता है ए आई इंटू ट्वाइस ऑफ वी टू बाई वी वन प्लस, है ना, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए वन में, आपने एम्पलीट्यूड निकाल लिया, ये पॉजिटिव ही हो तो सेम फेज में जाएगी, तो एआर की वैल्यू माइनस ए वन बाई 3 आ गई, ए वन बाई 3 आ गई। अब हम इक्वेशन लिखेंगे, थोड़ा केयरफुली ध्यान रखना कि मैं कैसे इक्वेशन लिख रहा हूँ, है ना, कि भाई इक्वेशन में किस तरह से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, जब आप इक्वेशन लिखोगे तो मैं ऐसा लिखूंगा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड, या एक्सप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड, भाई जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी उसकी इक्वेशन कैसी है, तो जो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव होगी आप लिखोगे y r इक्वल टू एम्पलीट्यूड आप लिख ही चुके हो माइनस ए वन बाई 3 इंटू कॉस पुट कर दो आप इंटू के वन एक्स, है ना, इधर के वन एक्स प्लस ओमेगा वन, क्योंकि चूंकि मीडियम सेम है ना तो के और ओमेगा, ओमेगा तो कभी चेंज होते ही नहीं, ओमेगा तो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, और मीडियम सेम है तो के भी सेम है, बस ये साइन प्लस में कन्वर्ट, प्लस में इसलिए कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये पहले राइट वेव जा रही थी अब लेफ्ट वर्ड, जब कोई भी वेव एक्स एक्सिस के अपोजिट मूव करती है तो यहाँ पे माइनस का और प्लस का, तो ये इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव, हाँ, अगर इंसिडेंट वेव का इक्वेशन ये है तो रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन ये, हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिटेड, इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, भाई ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन क्या होगा, yt भी आप लिख लोगे, yt की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2a1 by 3 इंटू कॉस, वैसे छोड़ दो आप इसमें, अब ओमेगा तो चेंज होता नहीं है, ना ही साइन चेंज होगा, माइनस से साइन रहेगा क्योंकि राइट वर्ड जा रही है, और ओमेगा तो चेंज होता नहीं, के चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि के मीडियम की प्रॉपर्टी है ना, के किसकी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आपकी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि हम जानते हैं v इक्वल टू ओमेगा बाई के होता है ना, तो के जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दी, तो वेलोसिटी अगर हाफ हो गई इसके अंदर तो जो के होगा वो डबल होगा, क्योंकि ओमेगा तो सेम ही है, के v के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपको द सेकंड मीडियम में वेलोसिटी तो हाफ हो गई, तो के क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो यहाँ से 2 के होगा, तो ये आपका रिफ्लेक्टेड है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, कि अगर इंसिडेंट वेव का इक्वेशन पता है तो हम रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड का रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड का हम निकाल सकते हैं। इसमें अब देखो कि इस माइनस के बजाय चाहते तो हम यहाँ पे प्लस पाई भी, माइनस को अगर हम यहाँ से डालें तो यहाँ पे प्लस पाई है ना, पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है रिफ्लेक्टेड, उसी को तो इस इक्वेशन को माइनस साइन डालते हैं यहाँ पे प्लस पाई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
Okay, now we'll go for the next question. Okay, you can go for this question.
ओके आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। वैसे तो आसान सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन ही मुश्किल है इसकी, है ना भाई? कुछ नहीं, आपने पढ़ा जो प्रेशर होता है ना, पी मैक्स की वैल्यू होती है, मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू अगर आपने पढ़ा कि P नॉट प्लस डेल्टा P नॉट होता है, और जो P मिनिमम होता है वो आपका होता है P नॉट माइनस डेल्टा P नॉट। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको दिया हुआ है, जो P मैक्स माइनस P मिनिमम है, इट हैज बीन गिवन। जब डिफरेंस लेंगे तो ध्यान रखना डेल्टा P नॉट नहीं होगा, ट्वाइस ऑफ डेल्टा P नॉट, और डेल्टा P नॉट की वैल्यू होती है बीटा के एस। ये आपको दिया हुआ है, बल्क मॉडल्स भी दिया हुआ है, हम निकाल लेंगे रेफरेंस, ये k इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा ही तो होता है ना, यहाँ से किया जाएगा। एस नॉट निकालना है, एस नॉट की वैल्यू जो आएगी ना वो 9 एंगस्ट्रॉम है, हम कैलकुलेट करेंगे। बहुत स्मॉल वाइब्रेशन होता है, उसको दिखता तो नहीं है, 9 एंगस्ट्रॉम्स वाइब्रेशन जो ऑर्डर है वो आपको उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, है ना? कैसा एक साउंड वेव वाइब्रेशन जो होता है बहुत लार्ज है, 9 एंगस्ट्रॉम इसका वाइब्रेशन का है ना, तो इस तरह से निकालेंगे। इसमें मेन फैक्टर ये था भाई P मैक्स और P मिनिमम डेल्टा P नॉट इक्वल नहीं होता है, बल्कि ट्वाइस ऑफ डेल्टा P नॉट। बाकी हम वैल्यूज पुट करेंगे और गेट। That's all for today। आज जो हमने पढ़ा, we have studied about the sound wave, है ना? और इसी को हम नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में विल सुपरपोजिशन ऑफ थर्सडे को क्लास, थर्सडे को तो एज यूजुअल डाउट्स एंड रोटेशनल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, है ना? That's all for today।